यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की है आपने, कितना स्ट्रैटेजिक कैसे प्लान किया था? आपका कोई कॉलेज में नहीं हो, आप कोई जॉब में नहीं हो, तो फिर आप सोशल मीडिया पे जाते हो और सोशल मीडिया पे आप बहुत ही समय ज़्यादा खराब करते हो। जो रील्स की दुनिया है वो रियल लाइफ से अलग है। और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या वाइब थी, क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया? यार वाइब तो बड़ी पॉजिटिव थी, नंबर कम दिए। रीड, रिवाइज, रिकॉल, 3 आवर्स रीड करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो कि भाई जो ज्ञान आपके पास था क्या आपने वो पूरा वहाँ झोंक दिया है, कितना परसेंट झोंक दिया आपने? 100% तो कभी नहीं झोंक पाओगे। जॉब के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल था, कैसे आपने इस चीज़ को स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है? कभी ये रिग्रेट रहना नहीं चाहिए कि आपने पढ़ाई नहीं करी। जितना समय हो उसमें पढ़ाई करो। तो आपको पता है कि आपके पास 15 ही घंटे हैं दिन में, आप 15 घंटों में कैसे मैनेज करो। ऑल दी एस्पिरेंट्स आउट देयर, आपका क्या मैसेज होगा कि यूपीएससी को उनको किस अप्रोच से देखना चाहिए? मैं भी सेम बोट में था, मेरे साथ पहला प्रीलिम्स ही निकला, दूसरा निकला, तीसरा नहीं निकला। तो जब निकल के नहीं निकलता तो और दुख होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। दिस इज़ योर होस्ट आशीष नामदेव और आज का एक और बेहतरीन एपिसोड होने वाला है यूपीएससी टॉपर 2023 टॉपर के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं समीर गोयल भैया से, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में 222 रैंक हासिल किया है। इनसे बात करेंगे। ये पॉडकास्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इन्होंने जॉब के साथ में तैयारी की है और उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया है। समीर भैया, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, प्लेजर टॉक टू यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत ही एक्साइटेड। और अब सिंक इन कर गया फाइनली। मुझे लग रहा है 6-7 दिन हो गए रिजल्ट आए, तो नाउ इट हैज स्टार्टेड टू सिंक मोर नाउ and I'm back to the normal. Wonderful. And congratulations for the marriage and the selection. Thank you for double congratulations. Right. और आई थिंक कि आपके साथ ट्रिपल कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए क्योंकि सचिन भाई का भी सिलेक्शन आपके साथ में बिल्कुल, हुआ है। ट्रिपल तो है वो तो एक बड़ा मोमेंट है फैमिली के लिए. The whole week has been very auspicious for us, and we sincerely thank God for all that he or she has given it to us. Nice. That's wonderful. Did you expect कि इतना सब कुछ होने वाला है within a week? Yes, to be honest, I was expecting मुझे सिलेक्शन का भरोसा था. Even I was expecting a better rank for myself. But yes, कहीं ना कहीं डर भी था, किसी एक का नहीं हुआ and other one missed and somebody cleared. तो फिर जिसका नहीं होगा उसको थोड़ा एक प्रॉब्लम होगा. But overall I was expecting this to happen. What happened when you saw the result और दोनों भाई का सिलेक्शन एक साथ होना? सचिन ने मेरे को बताया एकदम से, वो जंप लेते हुए मेरे पास आया कि दोनों का हो गया अपना. So it was a very magical moment for me to even listen that result आ गया था. I was just about to open कि उसने मेरे को बताया कि दोनों का हो गया. So I was very happy. Then I checked myself also, cross checked it again, and then फिर उसके बाद तो फिर phones आने ही लग गए थे, ringing calls तो आने लग गए थे लगातार. It was a very very golden hour of our lives, I will say that. Wonderful. समीर भैया, मुझे जानना है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? How it all started? कैसे यूपीएससी की तरफ आपका आना हुआ? देखिए आशीष जी, इसकी शुरुआत हुई 2013 में. इसके बीज तो तभी बो दिए गए थे जब मैं एक एनजीओ में पढ़ाना चालू किया था. ठीक है. तो ये एक एनजीओ था जो यहाँ भोपाल के एक शेल्टर होम में अपना एजुकेशन देता था. ठीक है. बच्चों को पढ़ाता था. वो शेल्टर में अपने आप में एक कम्युनिटी टाइप था जहाँ पे बच्चे रहते थे, उनकी फॉस्टर मदर्स केयर करती थी, उनके वहीं पढ़ते थे, वहीं उनका सब कुछ था. और फिर मैंने अपने पापा की जॉब को बहुत एनालाइज किया. ही वॉज इन टू BHL, तो हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी कुछ था. मम्मी हेल्थ सेक्टर में थी, बीइंग अ डॉक्टर, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ प्रेरणा ली कि मुझे हेल्थ के क्षेत्र में काम करना है. खुद मैं क्योंकि एक इंजीनियर था और मैं ये जो अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा सोलार के बारे में और रेन्यूएबल्स का नवीनीकरण जो एनर्जी रहती है उसके था. तो मुझे सारे काम करने थे. सारे काम तो एक IAS ही कर सकता है. करेक्ट. तो उसलिए वहीं बीच था. फिर मैंने 15 तक तो मैं कॉलेज कंप्लीट किया. उसके बाद somehow मुझे लगा कि मुझे आत्मनिर्भर होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है. तो मैंने फिर ऐसा किया कि भैया ठीक है, पहले एक जॉब लेते हैं जिससे कि अपन खुद इंडिपेंडेंट हो पाएँ, अपन उसमें अपना खुद का मैनेज कर सकें. और वो उतना ही अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए जो कि कंपेरेबल हो सिविल सर्विस है. ठीक है. तो वो RBI जैसा जॉब था, मुझे मिला. फॉर्चुनेट था कि मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया. तो जब 19 में मैंने 17 में मैंने RBI ज्वाइन कर लिया, तो 19 से एक तरीके से मैंने प्रिपेयर करना चालू किया और 24 में मुझे सक्सेस मिली. ओके. मतलब ये क्लियर था प्लान में कि सिविल सर्विस तो जाना है बट विद अ बैकअप. राइट. एंड आई थिंक कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू भी कर रहे हैं और जिन लोग शुरू भी कर चुके हैं कि बैकअप सबका स्ट्रांग नहीं होता है. एंड जो आपने फिगर आउट किया स्टार्टिंग में कि यार बैकअप के साथ आगे जाना चाहिए, दैट्स कमेंडेबल. व्हाट डू यू फील लाइक कि हर एस्पिरेंट को बैकअप के लिए एटलीस्ट कुछ रखना चाहिए साथ में? नहीं, ऐसा मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज पर्सनल चॉइस होती है. देखिए, आपको सेवा करनी है, सेवा का मौका आपको सिविल सर्विस में मिलता है, RBI में भी मिलता है. तो मेरा है कि यार ठीक है, सेवा तो करनी है, यहाँ आके आप चालू कर दो अपना काम. उसके बाद फिर जैसे आपको मौका मिलता जाए, पढ़ाई का समय मिलते जाए, तो आप करते रहो. बैकअप ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा होना चाहिए. मतलब अच्छा इन द सेंस कि अगर आपका सिविल सर्विस ना हो तो नौकरी आप जीवन भर कर सको.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी तो बैकअप के जॉब के साथ पढ़ाई करी, फिर आपका नहीं हुआ तो आपको जॉब भी पसंद नहीं आई, आपने वो भी छोड़ दी, तो फिर क्या ही मतलब हुआ। बाकी हाँ, अगर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ घर पे हैं तो ज़रूर बैकअप लेना चाहिए। राइट, इसको स्टार्ट करते हैं जॉब वाले एक्सपीरियंस के साथ में। जॉब के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल था, कैसे आपने इसको स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है? देखिए मुश्किल तो था, क्योंकि आसान नहीं होता। जॉब भी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब में था मैं, जहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपको रिपोर्टेबल होते हो, आंसरेबल होते हो लोगों के लिए, लोगों से, डायरेक्ट पब्लिक से तो नहीं, लेकिन हाँ अपने बॉसेस से तो आप होते ही हो। तो आसान नहीं था, लेकिन क्या था कि यार एक था कि करना है इस एग्ज़ाम को। अब जब एक बार आपको करने का गोल पता है तो फिर आपको वेज तो निकालने ही पड़ते हैं। राइट, खुशनसीब में ये था कि मेरा बहुत फिक्स्ड आवर टाइप जॉब था। मतलब अगर 8 घंटे है तो 8 से 9 होगा, 10 कभी कभार हो सकता है, बट मोस्टली वो 8 की रेंज में रहेगा। 8 प्लस माइनस, मतलब प्लस ही होता था, मतलब उतना। तो आपको पता है कि आपके पास 15 ही घंटे हैं दिन में, अब 15 घंटों में कैसे मैनेज करो। तो 15 घंटों में ये तो पहला थंब रूल था कि 6 घंटे का सोना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे मिसलेनियस आपके चले ही जाते हैं, तो आपके 8 घंटे चले गए। एक आध घंटा ट्रैवल में या कुछ में जाएगा आपका, ट्रैवल या फिर सामान सब करने में, खाने पीने उस समय, तो बचे 6 to 7 आवर्स। तो आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। राइट, तो मेरा था कि मैं 7 या 8 घंटे जो बचते थे उसमें से कोशिश करता था कि 5-6 घंटे पढ़ाई हो जाए। तो 5-6 घंटे ऑफिस के टाइम पढ़ाई होती थी ऑफिस के साथ, और उसके बाद फिर जब मैं वीकेंड्स पे था तो आई यूज टू गो फुल थ्रॉटल। उसमें था कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है आपको। और फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता था तो कुछ छुट्टियाँ ले ली, छुट्टियों में फिर 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी। तो इसलिए मैनेज किया। और इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होती है, मतलब आपको पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, बट ठीक है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। आई नेवर फील लाइक दैट। नाइस। अच्छा, जॉब ने कैसे हेल्प किया आपको प्रिपरेशन में बेहतर? आई फील कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के साथ में जब जॉब किया था तो आई वाज इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट में जब काम किया तो आई फेल्ट लाइक कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन हो गया हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ टुवर्ड्स माई टास्क एंड ऑल। सो आपके साथ ही कैसा रहा, जॉब के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? जैसा आपने बोला, डिसिप्लिन आप हो जाते हो, बिकॉज टाइमिंग आपको पता है इतना ही आपके पास। हाँ, प्लस आपको उस टाइम पे उठना है कि 1 घंटे पहले पढ़ाई करनी है ऑफिस से आपको, फिर आपको अपना डेली कोर्स करना है, उसके बाद फिर आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस के बाद आओगे, तो आपको पता है कि इतना समय है। तो एक तो डिसिप्लिन हो जाते हो, दूसरा कि आपको ये पता है कि टाइम कम है, तो आपको सिलेक्टेड पढ़ाई करते हो आप पूरे इस कंटेंट के पीछे नहीं भागते। तीसरा, आप सोशल मीडिया थोड़ा कम हो जाते हो, क्योंकि क्या होता है आपके ऑफिस में दोस्त हैं, तो क्या उनसे आप बात करते हो। जब आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो आपको एक सोशल एनिमल इंसान होता है, तो भाई लोग तो चाहिए। आपका कोई कॉलेज में नहीं हो, आप कोई जॉब में नहीं हो, तो फिर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, और सोशल मीडिया पे आप बहुत ही समय ज़्यादा ख़राब करते हो, और जो रील्स की दुनिया है वो रियल लाइफ से अलग है। करेक्ट। तो जब आप ऑफिस में रहते हो तो आपको रियल लाइफ में लोग दिखते हैं जिनने तैयारी करी होती है, तैयारी के बारे में अपनी गलतियाँ बताते हैं कि हमने क्या किया, हम क्या नहीं कर पाए, तो उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो इस कारण से क्या ऑफिस में एक्सपीरियंसेस, ऑफिस का काम, डिसिप्लिन, वो काफ़ी हेल्प करता है। नाइस। आई थिंक कि वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सारी, आप कम्युनिकेशन और बेहतर कर पाते हो, कम्युनिटी में आप चीज़ें ज़्यादा सीख जाते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटर कर पाते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ऑफिस में जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो तो आपको फिर क्या है कि जब इंटरव्यू में जाते हो, देखिए उसके 2 पहलू हैं, कभी कभी वो नेगेटिव भी हो जाता है कि आप बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, तो आपको क्या है इंटरव्यू में भी आप सवाल को बहुत सीरियसली जवाब देते हो। आप कभी कभार आपको थोड़ा लाइट मूवमेंट्स नहीं आ पाते, बिकॉज आपको अपने सीनियर से बात करने का ऐसा होता है ना कि आप बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हो। करेक्ट। तो थोड़ा उसका नुकसान भी होता है, बट ओवरऑल फ़ायदा ही होता है, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी में इंग्रेन हो जाती हैं चीज़ें, और वो ना आपसे कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। करेक्ट। तो वो आपके साथ हमेशा चलती हैं फिर। दैट्स वंडरफुल। मूविंग अहेड टू दी प्रिपरेशन लाइफ, अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करूँ, यूपीएससी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की है आपने, कितना स्ट्रैटेजिक कैसे प्लान किया था? पहली बात तो सिलेबस को अच्छे से पता कर लो। स्टैंडर्ड किताबें सभी को बताएं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको खरीद के पढ़ लो। कई किताबें कवर टू कवर याद होनी चाहिए। ओके, कवर टू कवर। न्यूमरस रिविजन्स। सेकेंडली PYQs मस्ट मस्ट मस्ट, 3 बार बोला मैंने, बिल्कुल मस्ट है वो, क्योंकि वो उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो उसको पढ़ लो। फिर तीसरा ये कि रिवाइज करो और ज़्यादा, और मॉक टेस्ट दो। कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उनको दो आप। उसमें से एनालाइज करो कि भैया कि क्या मिस्टेक हो रही है। देखिए बहुत ओवर एनालिसिस भी ठीक नहीं है, बिकॉज वो थोड़े क्वेश्चन पेपर हायर साइड पे टफ होते हैं, और उसका थोड़ा मतलब कभी कभार वो अपना पब्लिसिटी करने के लिए भी क्वेश्चन ऐसे टफ हो जाते हैं कभी कभार, मतलब जो भी रीज़न होते होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट कभी कभार बहुत ही टफ हो जाते हैं वो। तो फिर भी अगर उसमें देखो कि भाई कहाँ आप नया ऐड कर सकते हो, उसको करो। स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम दो।
किसी कोचिंग की अगर मॉक टेस्ट, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करूँगा यहाँ पे, हम्म, बट क्योंकि मुझे लगता है फ़ायदा हुआ, मैंने इस अटेम्प्ट में कुछ कोचिंग में जाके एग्ज़ाम दिए थे, ओके, जो ओपन टेस्ट होते हैं वो दिए थे मैंने, तो अब आई डोंट नो कितना हेल्प करता है, बट इस बार मुझे लगा कि हेल्प किया होगा, बिकॉज ओके, पेपर थोड़ा टफ था, तो एकदम आप खपा हम्म, जाते हो, तो वो नहीं हुआ मेरे साथ। नाइस, तो आप वैसा कर सकते हो और फिर रिवाइज करते रहो, और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो, रिवाइज करो, यही स्ट्रेटजी। मेंस के लिए बात करते हैं। मेंस में क्या सही किया है आपने, और कितनी बार आपने मेंस लिखा है अब तक? 3 बार मेंस लिखा है मैंने। हम्म, देखिए सही गलत तो आप कह ही नहीं सकते, इस एग्जाम की बड़ी ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया है। Okay. वो तो एक आपके साथ एक एग्जाम के राज है, तो चले जाता है इसके साथ। मतलब वो ठीक तो है। रिजल्ट आ गया तो आप ठीक है, सब ये सही किया होगा, वो सही किया होगा, नहीं होता तो यार ये भी गलत किया होगा, वो भी गलत किया होगा, सब गलत किया होगा, मतलब। बट हाँ, सबसे पहले तो वही PYQs देखे, सिलेबस अच्छे से रटा, सिलेबस के हर टॉपिक पे 300 वर्ड याद किए। ठीक है। मैं इसको बार बार इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, जिससे मैं बार बार इसको स्पेसिफिक बोलता हूँ हर इंटरव्यू में, 300 वर्ड्स पर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपके पास वो शब्द नहीं है तो सिलेक्शन सोचना आपके तरफ से बेमानी है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैंने टॉपिक छोड़ दिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, और आपको बताऊँ मैं 7 या 8 नंबर से ही रहा था। ओके, तो अगर मैंने वो 2-3 टॉपिक पढ़ लिए होते, वो सवाल मैंने कर लिए होते, तो मेरा हो जाता ना सिलेक्शन। करेक्ट है। तो आप देखिए कितना क्रूशल होता है वो। अब फिर मैं नहीं कह सकता क्या सही क्या गलत हुआ होगा, बट मेरे अंदर तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं था ना कि मैंने कुछ छोड़ दिया। इस बार मैंने वो सब कर लिया, तो एक सेटिस्फाइड भी था मैं पेपर से, और बाद में भी नंबर अच्छे आए। तो इस कारण से आप टॉपिक पूरे पढ़ें, रीड, रिवाइज, रिकॉल, 3 आवर्स। रीड करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो। रिकॉल क्या होता है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस में काम रहता है, 5-10 मिनट का ब्रेक आया, ट्राई टू रिकॉल कि क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, एनालाइज थिंग्स कि यार इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कोई मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हुआ, कोई PYQs हुआ, उसको माइंड मैपिंग करो। इंटरव्यू के सवाल हैं तो इसको कैसे जवाब दे सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी पे मैं आया। मेंस में तो ये था, और आंसर खूब लिखे मैंने। ठीक है। मैंने कहा 30 मॉक टेस्ट दिए होंगे सब ऑप्शनल इसके मिला के, इस अटेम्प्ट के लिए भी 25 से Okay. 30। तो आंसर बहुत लिखे, पिछले 2 बार का मेंस का एक्सपीरियंस भी था, तो वो सब काम आया। नाइस। एक चीज़ जो मेंस के बारे में अपने मेरे को एनालाइजिंग पे आना है कि एनालाइज कैसे करते हैं, बट उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत लेंदी और बहुत वास्ट सिलेबस है। जी। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं हो तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो परफॉर्मेंस ट्रैक क्या आपने की थी, एंड इज इट इम्पॉर्टेंट? परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए मैं तो बहुत एंशियस रहता था, मुझे तो करने था। मतलब मैं तो इसलिए मॉक टेस्ट देता था, उनके नंबरों को मैं बहुत सीरियसली ले लेता था कभी बार। वैसे लेने नहीं चाहिए थे, लेकिन ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि यार कोई भी एग्जाम, आपको ये भी नहीं पता ना कि UPSC में कौन चेक कर रहा है। करेक्ट। हम सोचते हैं कोचिंग वाले इतने प्रोफेशनली नहीं करते, कुछ लोग, हो सकता है कल आपको नहीं पता ना। तो आपको परफॉर्मेंस याद आपको है कि आपने जो आंसर लिखे थे, क्या आपने उससे जस्टिस किया था, मतलब और बेटर लिख सकते थे क्या। तो वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, मोर देन मार्क्स, वेदर यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, कि भाई जो ज्ञान आपके पास था, क्या आपने वो पूरा वहाँ झोंक दिया है, कितना परसेंट झोंक दिया आपने। 100% तो कभी नहीं झोंक पाओगे, कितना ही प्रैक्टिस कर लो, लेकिन 100 में से कितना प्रतिशत, 40%, 50%, 60%, 70% कितना किया, वो बहुत ज़रूरी होता है उसको। और इसको आप प्रीलिम्स के मेंस के बीच में यही चलता रहता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ही चलती रहती है। राइट। तो इसको मैंने किया था बकायदा, एंड आई थिंक वहाँ से पता लग जाता है एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ हो रहा है। बिल्कुल कितना स्मूथ हो रहा है, एग्जीक्यूट करना आ जाता है ना भाई। 3 घंटों में आपको डायग्राम कितने बनाने हैं, और हैबिट आ जाती है। अब अगर आपने अपने आप को इंग्रेडिएंट ही ऐसा कर लिया कि मुझे डायग्राम बनाना है ज्योग्राफी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट नहीं हो कि आपको आता कि नहीं आता डायग्राम, अब बनाओगे आप, मतलब आपको डायग्राम बनाना है। अब आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप मैप ही बना दोगे। तो कुछ जैसे एक क्वेश्चन आया था वो पुरवैया के बारे में कुछ इस बार, अब बहुत लोगों को क्वेश्चन नहीं पता था, मुझे पता तो था बट पूरा नहीं पता था। बट मेरे को एक हैबिट थी कि मुझे डायग्राम बनाना है, तो मैंने मैप बना दिया, और उसमें वो जो यूपी बिहार का इलाका है, ईस्टर्न यूपी और बिहार का, उसको शो कर दिया। ओके। तो एटलीस्ट एक दिमाग में इंग्रेडिएंट हो जाता है कि यार करना ही करना है वो चीज़। तो अब भले ही आता ना आता, कुछ ना कुछ तो करना है, राइट। प्रोसेस बन जाती है, प्रोसेस बन जाता है, उसको आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया बस। तो वही काम कर सकते हो आप। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, एनालाइजिंग पे बात करते हैं। एनालिसिस आप किस पैरामीटर्स पे करते थे? लेट्स से मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या परफॉर्मेंस सही नहीं लग रही है, तो उसको किस पैरामीटर्स पे आपने करते थे? और स्पेशली जब आपके अटेम्प्ट नहीं निकलते हैं, तब आपने उसको एनालिसिस या इवेल्युएट कैसे किया? देखिए, मैं ओवर क्रिटिकल नहीं हुआ कभी भी कि अटेम्प्ट नहीं निकल रहे तो मैंने खराब ही लिखा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने उस हिसाब से देखा कि यार मैंने जो क्वेश्चन था उसकी डिमांड को समझा, उसके सब पार्ट्स को मैंने फिगर आउट कर पाया कि अगर ये कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका हमें प्रोज भी लिखने हैं, नेगेटिव भी लिखने हैं, और उसका कंक्लूडन भी लिखना है।
तो वो काम मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा डायग्राम्स मेरे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तीसरा मेरा फ्लो चार्ट्स मेरे कैसे हैं, फ्लो चार्ट्स में बना पाता हूँ कोई क्वेश्चंस में। एथिक्स के क्वेश्चन में मेरे एग्जांपल हैं कि नहीं है। पॉलिटी में ना आर्टिकल्स कोट करें हैं कि नहीं करें हैं। अपना ये साइंस टेक में डेटा है कि नहीं है। अपना ये इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या मैंने करंट इवेंट्स को कोट किया है, जो अभी समिट्स को कोट किया है, या मैंने कुछ थीम्स कोट करी हैं कि नहीं करी है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैं कितना मल्टी डायमेंशनल हो सकता हूँ। तो इन बातों पे मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ। और मैं ईमानदारी से बताऊँ, एंड तक आप फिगर आउट ही करते रहते हो चीज़ों को। आप कहीं छूटते हो, कहीं आता है, यू हिट सम, यू मिस सम, बट प्रोसेस में एंजॉय किया उसको कि यार ठीक है, अच्छा लगता है, तो आप प्रिपरेशन को एंजॉय करते हो। वो बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे मुझे बात भी करना था कि इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसिस्टेंटली या सेल्फ इंस्पायर्ड रहना हो। तो सेल्फ इंस्पिरेशन कितना ज़रूरी है, क्यों इस प्रोसेस को एंजॉय करना ज़रूरी है। अगर एक ऐसे एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आज सोच रहा है कि तैयारी करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना सोचना नहीं चाहिए। मैंने ये सोचा था तो मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हो जाता है कभी कभार। पहले तो अपने आप को फिगर आउट करना कि क्यों करना है, क्या करना है पहले तो, ठीक है। फिर ये इसको पाथ को लेना है तो क्यों लेना है, वो ज़रूरी है। प्लस एंजॉय भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एकदम से आप आगे इसमें चले जाओ, बहुत समय होता है। फर्स्ट ईयर आप एंजॉय कर सकते हो, सेकंड ईयर फिगर आउट कर लो, थर्ड ईयर से ट्राई कर लो, फोर्थ ईयर में फुल फ्लेजेड आ जाओ, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या है, सेल्फ इंस्पायर्ड होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो लंबे समय से कर रहा था तो बहुत ही ज़रूरी था, और मैं था भी सेल्फ इंस्पायर्ड। दूसरा एक होता है कि यार आपको एंजॉय करना। मैं नहीं कहूँगा कि मैं एंजॉय कर रहा था पूरे टाइम, ऐसा नहीं था कि एंजॉय कर रहा था, बट मैं परेशान भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं भी होता तो भी मैं अगला अटेम्प्ट देता। अभी हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर भी मैं अगला दूंगा। तो मुझे लोड नहीं लग रहा है कि अगर मुझे सुबह उठ के अगले दिन ये सोचना पड़ जाए कि आज पढ़ने का मन नहीं है, वो सबसे खराब दिन है। मैं आपको आशीष ईमानदारी से बताऊं, 1000 दिनों में मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। आज मेरा सिलेक्शन हो गया तब भी मुझे लग रहा है एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। तो वो फीलिंग कभी नहीं आई। तो इस लेवल का मेरा मोटिवेशन था इस एग्जाम को क्रैक करने का। एक चीज़, अगर कोई एस्पिरेंट है जो परेशान हो रहा है इन चीज़ों से कि यार इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार नहीं हुआ, या प्री नहीं निकल रहा है कंटिन्यूसली, उसको अपने आप को कॉप अप कैसे करना चाहिए इन चीज़ों से, इसके बारे में बताइए। मैं भी सेम बोट में था, मेरे साथ पहला प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरा निकला, तीसरा नहीं निकला। तो जब निकल के नहीं निकलता तो और दुख होता है। और लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू में छूट गया था, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं फाइनल लिस्ट से 7-8 नंबर रह गया था, 4 दिन बाद मेंस प्रीलिम्स था। तो भाई जर्नी है। देखिए, मेरे लिए था कि इस एग्ज़ाम के सारे अटेम्प्ट देने हैं, जॉब तो है ही, तो 5-6 साल तैयारी करनी है, या तो होगा या तो नहीं होगा। करेक्ट। जर्नी को एंजॉय करो, जर्नी को देखो कि भाई ठीक है, प्रोसेस है। 4 साल की बी की डिग्री करते हैं, मज़ा आता है नहीं आता सोच के करते हैं, कंप्लीट करना है कोर्स। अब इसको पकड़ा है तो इसको कंप्लीट करो। अब इसमें क्या है कि भाई होगा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर को लगता है कि यार कुछ बैकअप चाहिए तो फिर एक जॉब उठा लो जिसमें आपको टाइम भी मिल सके और आप उसको आगे कर भी सको। तो वैसे कर लो, इसको जर्नी की तरह लो एक कि यार ये इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, और कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, बट जर्नी है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी श्योर कि आप इस प्रोसेस से इट विल एंड समडे। आप विनिंग साइड में होगे, लूजिंग साइड में होगे, बट इट विल एंड। सो ऐसा कोई और परेशान होने की जरूरत नहीं कि ज़िंदगी में मतलब मुझे ये, बट कभी ये रिग्रेट रहना नहीं चाहिए कि आपने पढ़ाई नहीं करी। जितना समय हो उसमें पढ़ाई करो। नाइस, वंडरफुल इनसाइट्स। अब इंटरव्यू के ऊपर बात करते हैं थोड़ा। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने, प्रिपरेशन पहले की उसके बारे में बताइए, फिर इंटरव्यू के अंदर क्या ऑब्जर्व किया है आपने, कैसा माहौल था, और अगर मॉक इंटरव्यूज़ आपने दिए तो मॉक इंटरव्यूज़ और एक्चुअल इंटरव्यूज़ के बीच में कितना डिफरेंस होता है। ठीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपका है कि भाई कैसे तैयारी करी। तो पहला तो ये है कि डैफ को अच्छे से भरा। तैयारी चालू होती है डैफ भरने से, डैफ भर के पढ़ने से नहीं, डैफ भरने से तैयारी चालू होती है, ठीक है। और इंटरव्यू में पहले आपको अपने अंदर जाना पड़ता है। सी, बाकी प्रोसेस अबाउट एक्सटर्नल, इंटरव्यू इज अबाउट इंटरनल, कि अंदर झांकना है, करेक्ट, बाहर नहीं झांकना है। तो पहले अंदर झांक लो कि भाई आप कौन हो, अगर अपने आप को अच्छे से नहीं जानते तो। उसका इंटरव्यू में आप क्या क्या भर रहे हो उसके बारे में श्योर हो जाओ, ठीक है। भर दिया अच्छे से, क्योंकि 2-3 दिन ही होते हैं भरने के, 3-4 दिन, तो आपको जल्दी सोच समझ के भरना पड़ता है। दूसरी चीज़ फिर ये देखो कि यार क्या क्या भरा है उसको पढ़ो। उस पर जैसे बैडमिंटन भरा था, चाइल्ड चिल्ड्रन रूम भरा था, ट्रेनिंग प्लेसमेंट भरा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भरा था, सोशियोलॉजी भरा था, भोपाल भरा था। कीवर्ड्स उठाओ उस इंटरव्यू के, 10 से 12 कीवर्ड्स उठा लो, उस पर खूब प्रैक्टिस करो, उसको खूब क्वेश्चंस करो। फिर ये तो तैयारी हो गई, फिर इंटरव्यू दिए थे काफ़ी सारे, उसमें एनालाइज करो कि मैं 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। पहली बात, मेटा कॉम्पिटिशन। मेटा कॉम्पिटिशन यानी अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा, कि मैंने अगर इस आंसर को, आपने आशीष जैसा आपने मुझसे अभी सवाल पूछे, ठीक है, मैं सोचूंगा यार कि यार मैं इसको और अच्छे से बोल सकता था, जिससे कि मेरे जो लिसनर्स हैं
उनको और अच्छा इंसाइट मिल पाए। मैंने इसमें सारा वर्बोज हो गया, थोड़ा मैं इसको और अच्छा बोल देता तो आपको फ़ायदा होता, मुझे फ़ायदा होता। तो ऐसे करके मेटा कॉम्पिटिशन, गिविंग आंसर टू सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। ये सेकंड इज वोकलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशूज़, वोकलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशूज़। जैसे अभी कोई इशू चल रहा है इंपॉर्टेंट, चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर प्रोज एंड कॉन्स, उसको वर्बलाइज कर लो। ठीक है। तीसरा मिरर प्रैक्टिस में बहुत करता था। आजकल नए टूल्स आ गए एआई के, उससे अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कितना कैसा जा रहा है उसको प्रैक्टिस किया। और चौथा मॉक इंटरव्यूज़, तो उसमें आपको उसी से प्रिपेयर किया मैंने। और हाँ, वो एक्चुअल इंटरव्यू से अब मैं बोलूँ यार, मतलब ये मतलब मैंने तो बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दिए, बट ईमानदारी से बताऊँ, इस बार इंटरव्यू में शायद से 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। ओके। मैंने पिछली बार 15 से 20 मॉक दिए थे, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। इस बार मैंने 15 से 20 मॉक दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, वो भी जैसे मेरा बैडमिंटन पे हॉबी था तो उस पर था, 1 आध क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, कुछ नहीं रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन वाइज तो बिल्कुल अलग था, लेकिन ठीक है यार, देने में क्या दिक्कत है। मतलब मेरा है कि मतलब इतना एवर्स क्यों होना। मेरे लिए मॉक इंटरव्यू देने का पर्पस ये था कि यार मुझे पता था बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन क्या होता है ना, जो आप अपने आप को एनालाइज करवाते हो पर्सनालिटी को इतने अच्छे लोगों से, जो मॉक के पैनल्स होते हैं बहुत ही रिपीटेड लोग होते हैं, राइट। तो यार एक एनालिसिस उनके आपकी पर्सनालिटी में जो आपका, क्योंकि आप जॉब में ऑलरेडी हो, अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के जो आपको अच्छे करने हैं, तो एक अच्छा फीडबैक है। वो दे आर ऑल फ्री, सो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड गिव देम इंटरव्यूज, तो कोई इशू नहीं है। राइट। और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या वाइब थी, क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया? यार वाइब तो परी पॉजिटिव थी, नंबर कम दिए नंबर 176 ही दिए, अच्छे नंबर है। 176 गुड स्कोर, आई एम नॉट बैड स्कोर। लास्ट ईयर आल्सो गॉट 160 एंड दैट इज आल्सो गुड स्कोर, बट बहुत एक्सीलेंट नहीं था। लाइक सचिन गॉट 190, तो इन टाइप्स का नहीं था। इस पिछली बार तो इंटरव्यू ठीक ठाक गया था, इस बार इट वाज वेरी गुड, बट मतलब यू कैंट हैव अ वाइब, इट्स लाइक ब्लाइंड, यू आर गोइंग फॉर दैट। मतलब आपको पॉजिटिव, लास्ट टाइम में न्यूट्रल वाइब थी तो भी इतने मिले, इस टाइम पॉजिटिव वाइब थी तो भी थोड़ा ही नंबर बढ़ा। लेकिन यह है कि बस ईमानदारी से अपनी बात बताते रहो, झूठ कहीं मत बोलो, और जो नहीं आता उसको मना कर दो। करेक्ट है। सीसेट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि सीसेट को लेकर बड़ा एक वो चैलेंज लगता है सारे एस्पिरेंट को कि यार कुछ लोग बोलते हैं बहुत टफ आया है, कभी लगता है न्यूट्रलाइज है, वहीं सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ठीक है ना। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सीसेट के पेपर को आपने कैसे ऑब्जर्व किया है? मुझे तो सीसेट अच्छा लगा था इस बार, मेरे तो अच्छे नंबर आ रहे थे, 100 प्लस आ रहे थे, 110 प्लस आ रहे थे। इनफैक्ट मुझे लगा, मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, 70 कर दिए थे 80 में से, और आई थिंक मेरे 100 प्लस मार्क्स थे, 110 मैंने कुछ कैलकुलेट किए थे, बहुत अच्छे थे, जो कि मुझे लगता है सीसाइड पेपर टफ था। लेकिन अगर आप उसको आप, मेरा इंग्लिश स्ट्रांग था, तो मेरे कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवाल ऑलमोस्ट सही थे, तो पेपर डुएबल था मेरे लिए, तो बहुत डुएबल था। बट ये है कि थोड़ा उसको आप बेटर तरीके से कर सकते हैं, पैनिक नहीं करना था। जैसे मेरे कोई दोस्त जिनका नहीं निकला, उनने क्या किया कि बहुत ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चन पे दे दिया जो नहीं बन रहे थे, बहुत टफ क्वेश्चन थे, उस पर उन्होंने बहुत टाइम दे दिया। तो टाइम मैनेजमेंट को ही मैं बोल सकता हूँ ठीक कर लो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको पता है कि चीज़ टफ आ रहा है तो पढ़ लो यार उसको। मतलब किसी चीज़ को आपको पता है कि वो कचरा कर रही है आपके पूरे एग्जाम का मेहनत का, तो पढ़ लो ना, उसमें क्या है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लो, तो ठीक है। आई थिंक यहीं पे एनालाइजिंग काम भी आता है कि आपको पता है अगर सीसेट आपका डाउन जा रहा है तो पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन इट। बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम भी सीसाइड के लिए, मैं तो खैर एक ही दिन पढ़ा था एग्जाम से, एक दिन पहले एक टेस्ट ही कर लिया था, लेकिन एटलीस्ट एक तो किया था। तो क्या होता है ना, कभी कभार वो एक करने से भी आपको कुछ एक याद आ जाता है कि ये टॉपिक्स थे। और मेरा क्यों बैकग्राउंड अलग था, मैंने आरबीआई के लिए काफ़ी टफ मैथ्स पढ़ी थी, क्वांट पढ़ा था, तो मेरे लिए यार वो आसान था ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनूंगा ये बोल के कि नहीं देखो ऐसा, क्योंकि मैंने काफ़ी टफ लेवल का किया हुआ था। आरबीआई के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत टफ होते हैं और बहुत कम टाइम में करने होते हैं, तो मैंने इस लेवल की पढ़ाई की थी। हालांकि मुझे 4 साल हो गए थे, लेकिन वो क्या था कि इंग्रेंड हो गया था। कुछ चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो सीसाइड जिनका स्ट्रांग नहीं है उनके पास एक ही कि प्रैक्टिस कर लो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वंडरफुल इनसाइट। अगर आप अपने इन 5 सालों को सम अप करो एंड इफ यू हैड टू डिजाइन इट लाइक, या 1 मिनट में बताओ कि इन 5 सालों में क्या क्या हुआ है, हाउ वुड यू डिफाइन इट? 19 में मैंने आरबीआई ज्वाइन किया मुंबई में जाकर, ठीक है। मुंबई में सेटल अप हुआ, उसके बाद फिर मैंने कोविड आ गया। कोविड के टाइम कंडीशन टफ थी, वी हैव दिस बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस जहाँ हमें होटल में रह के रहना पड़ता था, काफ़ी टफ था उस टाइम भी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यार मतलब यूपीएससी का लगातार जर्नी चालू हो गया था। वो 20 का अटैम्प्ट में मैं मेंस दिया, नहीं हुआ। 21 में प्रीलिम्स ही निकला, सबसे लो पॉइंट था कि यार मेंस में 20 नंबर से रहा था, तो मुझे लग रहा था यार इस बार मेंस का मौका मिल जाए बस, तो मैं निकाल लूँगा। वो नहीं हुआ। फिर 22 में आया, तो 22 में फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुँचा, लग रहा था हो ही जाएगा, फिर नहीं हुआ। फिर 23 का मैं 4 दिन बाद प्रीलिम्स था, तो फिर प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर उसका शादी की बात चालू हो गई, शादी तय हो गई, इंगेजमेंट हुई और शादी का डेट तय हो गया। फिर
रिजल्ट आ गया, Hmm. इंटरव्यू हुआ, फिर रिजल्ट आ गया, एंड देन Okay. मैरिज. तो ऐसे इट्स अ वेरी रोलर कोस्टर राइड, बट इट हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव राइड. आई हैव बीन वेरी पॉजिटिव ओवर द ईयर्स. Right. If you want to say something to all the aspirants out there, आपका क्या मैसेज होगा कि यूपीएससी को उनको किस अप्रोच से देखना चाहिए? हाउ शुड दे सी इट, द एंटायर प्रोसेस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. आपको कभी ये जैसे मैं टेलीग्राम के ग्रुप से होता हूँ, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है सबके लिए यार. वो मतलब Correct. आपको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यार ये जो हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है. जब आप ये ट्रस्ट कर लोगे कि यार ईमानदारी है इस एग्ज़ाम में, आपको अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो पहली बात तो आप उसको ये एंगल हटा दोगे सारे नेगेटिव वाले. फिर आप अपने आप पे देखोगे कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ. जब तक अपनी गलती नहीं मानोगे आप कभी कुछ सुधार नहीं सकते. करेक्ट. और सब ने कोई ना कोई गलती करी होती है. जो फर्स्ट रैंक में आएगा उसको भी मैं खड़ा करके बोल सकता हूँ कि आपने भी कोई गलती करी होंगी. तो सबने गलती Correct. करी है. किसी के भी 2000 में से 1500 नंबर तो नहीं आ गए, 1100 नंबर ही आए. तो आपने 60% भी नहीं आए, 55% आए, तो 45 नहीं भी तो आए ना. तो इसलिए पहली बात तो एग्जामिनेशन को प्रोसेस को ट्रस्ट करो. दूसरा इसमें बट कोशिश कर, ट्राई करने का सोच लिया है तो उसको एक लिमिट बनाओ कि भाई अब अंदर आया हूँ और इसके बाद बाहर निकल जाऊँगा. मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड. जैसे मैंने सोच कर रखा था कि जॉब मिल गई तो अब मैं 6 अटेम्प्ट दूंगा, तो 6 से पहले मैं रुकूंगा नहीं. किसी ने सोचा कि 2 देने हैं तो 2 देने का फिर समझो कि यार आप ठीक है 2 हो गए, अब फिर एनालाइज करो. ब्लाइंडलेसली मत जाओ. और तीसरा है कि ट्रस्ट योरसेल्फ कि यार ठीक है मैं कर सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं इसको एग्जाम को निकाल सकता हूँ. और ये मैं सोचो कि निकाल लिया तो लाइफ विल बी हैप्पी नाउ. ज़रूरी नहीं होता कि आपको हैप्पीनेस इस एग्जाम को क्रैक करके मिले. मे बी हो सकता है आप लोग के साथ पॉडकास्ट करने का एक मौका मिल जाए, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लिविंग अ लाइफ. सो बी हैप्पी एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. वंडरफुल. एंड सचिन भाई का क्या रोल रहा है, क्योंकि आप दोनों ने साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 4-5 अटेम्प्ट दोनों ने दिए हैं और उसके बाद सेम साथ में एक साथ एग्जाम क्रैक किया है. उनका क्या रोल रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस? देखिए रोल तो उनका शुरू हुआ जब हम लोग दे रहे थे एग्जाम साथ, तो कुछ नया पता चलता था तो बताता था मेरे को, या फिर ऐसा था कि कुछ डिस्कशन हो जाते थे हमारे कि इस पे ऐसा क्या लिख सकते हैं. मेंस के टाइम खास करके एक दूसरे के कंपटीशन में कि यार इसमें कितने मार्क्स आए, तेरे इसमें कितने आए, तेरे इसमें हाँ इसको बेटर लिख सकते हैं, इस आंसर को ऐसा लिख सकते हैं. एक क्रिटिकल अप्रोच भी थी कि यार ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि हाँ मैं यहाँ मिला रहा. कि यार कभी दोस्तों में होता है कि दोस्तों एक दूसरे क्रिटिकल बोलते नहीं है कि यार दोस्ती टूट जाएगी. भाइयों में ऐसा नहीं होता. तो अगर कुछ मैं क्रिटिकल भी बोल रहा होता तो बोल देता था कि नहीं यार ठीक नहीं है. मुझे बोलना होता तो मैं बोल देता था कि ये ठीक नहीं कर रहा, तो ये आंसर ठीक नहीं लिख रहा है. ठीक है, लेना ना लेना तो आप पे है. वो ऐसा कुछ नहीं कि कोई फोर्स कर रहा है. और इंटरव्यू में खास करके हम साथ दिल्ली जाते थे मॉक देने, तो हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई. लाइक हम लोग की बॉन्डिंग, मतलब वी हैव ब्रदर्स. लाइक क्या होता है ना कि वो अलग फील्ड में था, मैं अलग फील्ड में था, उसका पढ़ाई करने का तरीका, उसका फ्रेंड सर्कल सब अलग है. तो वो बॉन्डिंग हमारी यूपीएससी के से स्ट्रांग हुई. एंड नाउ आई थिंक वी विल बी बैचमेट्स इन व्हाटएवर सर्विस वी विल गेट. तो it's going to get stronger. That's wonderful. Thank you so much for being on Indian Aspirant Show. I enjoyed the conversation personally. How was it for you? I'm always up for people who come for these candid interviews. जैसे आपने आशीष बोला आप 2 दिन से फॉलो अप कर रहे थे. मेरा मैरिज था, उसका भी मैंने आई गिव टाइम, बिकॉज मुझे लगता है कि यार कैंडिड और जो देखिए कौन किसको, मेरी ये है कि आप जो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो ईमानदारी से होना चाहिए. मतलब मैं आपको पहली बार ही मिल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं आपके सवालों से जान पा रहा हूँ. तो आई एंजॉयड द शो. यू आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कैंडिड क्वेश्चंस, and that's something that I always appreciate, and that is why I always give such kind of interviews. So I thank you for being a wonderful host. Thank you so much. Thank you so much for being on the show. Thank you. Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. I'm sure इसमें आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन इंसाइट्स मिले होंगे. एंड अगर आपके पास में कोई और भी क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले टॉपर्स से या टीचर्स से पूछें, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. साथ ही किन टॉपर्स को आप इंडियन एस्पिरेंट शो पे देखना चाहते हैं, अस ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच once again for watching this podcast till the very end. Thank you so much. Thank you.